नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। यूपी पीसीएस जीएस पेपर 2 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्न संख्या 6 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो न देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है, प्लेलिस्ट में भी आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं ताकि आपका क्रम चलता रहे। प्रश्न देखें हम तो पहले मैं थोड़ा संदर्भ दिला दूं। यूपीपीसीएस जीएस पेपर 2 का मामला है, पॉलिटी का मामला है ये, और भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए उनका उल्लेख कीजिए, उनका वर्णन कीजिए। अभी हाल में हमारी आईपीसी चेंज हुई है, साक्ष्य नियम और ये सारे चेंज हुए हैं। इसका इम्पैक्ट आपका सोसाइटी पे पड़ेगा, सरकार की तैयारियां भी क्या है, और तमाम संपादकीय लेखों में, चर्चाओं में ये विषय बहुत उपयोगी बना हुआ है। तो एग्जाम की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों में मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी पर आधारित है, जिन्हें शीघ्र क्रम से भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से प्रतिस्थापित किया गया है। क्या है? प्रतिस्थापित किया गया है। और 1 जुलाई के बाद में ये जो प्रोविजंस है लागू हो गए, इसलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मैंने इस प्रश्न को देखें। क्या है? भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए कौन से उपाय, यानी आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की बात कर रही है। तो इस सेक्शन को देखिए, जैसा कि आप जानते हैं भूमिका है, और ये ऐसा प्रश्न है जिसमें कई संदर्भों में भूमिका को आरंभ किया जा सकता है। फैक्ट के बेस पे भी किया जा सकता है, सरकार की नीति के आधार पर भी किया जा सकता है, और तत्कालिक समाज की चुनौतियों में जो आपराधिक न्याय प्रणाली है वो किस तरह से अपनी भूमिका अदा करेगी, ये भी आपके उस संदर्भ से भी पूछा जा सकता है। तो पहली भूमिका मैंने लिखी है, और आपको जिसमें बहुत अच्छा लगे तो आप इन दोनों को मिलाकर के भी अपनी भूमिका स्टार्ट कर सकते हैं, या इससे बेहतर आप लिख सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो फिर मैं भी देखूंगा उसे, तो अपने आप को अपडेट कर लूंगा। बरेली में बलात्कार के झूठे केस और दहेज प्रताड़ना के झूठे केसों से आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के उपायों को तलाशने की आवश्यकता है। दहेज प्रताड़ना के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। आपराधिक न्याय प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए और पीड़ितों को न्याय प्रदान किया जाए, इसीलिए इनके उपाय किए जाने आवश्यक है। अगर भूमिका 2 की मैं बात करूं तो भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली की भूमिका समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की होती है। यह प्रणाली नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और समाज में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करती है। हालांकि वर्तमान में यह प्रणाली विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे लंबित मामलों की भारी संख्या, पुलिस और न्यायालय की कार्य क्षमता में कमी और जेलों की अत्यधिक भीड़ भाड़। इन चुनौतियों के चलते न केवल न्याय की प्राप्ति में देरी होती है, बल्कि लोगों का न्याय प्रणाली पर विश्वास भी कम होता है। इसलिए आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अब देखो, मैंने इसको क्या काफी बड़ा लिख दिया इसको, ठीक है, भूमिका 2 है, लेकिन आपको इसको इस वाले को 2 लाइन में या 2.5 लाइन में खत्म करना है, और अगर ये वाला चूज करते हैं भूमिका 2 को तो आप 3 लाइन में ये कंप्लीट कर सकते हैं। 3 है ना, इसे कुछ शब्दावलियां आप अकॉर्डिंग कम कर लीजिए, लेकिन पहले आप लिख लीजिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे तो छोटा करना तो आसान होता है, लेकिन आप इसी में छोटा कर देंगे, है ना, शुरुआत से ही, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। आप लिख करके देखिएगा कंप्लीट, है ना, और फिर आप जब आप 125 शब्दों में या 200 शब्दों में या 250 शब्दों में लिखें इसे, तो फिर आप इसमें कंसाइज कर सकते हैं और सेलेक्टिव पॉइंट ही आप अपने जो उत्तर है उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। मेन बॉडी की बात करें तो मेन बॉडी की शुरुआत है कि भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली की संरचना 3 स्तंभों पर टिकी है। पुलिस है, न्यायपालिका है, जेल और उसका प्रबंधन है। ठीक है, पूरी न्याय प्रक्रिया को निम्न सिद्धांतों से समझा हम जा सकता है। मेन बॉडी में इसका बात का उल्लेख करेंगे। इसको अगर हम डायग्राम की दृष्टि से, है ना, जैसे मैंने ये कहा कि संरचना ऐसे लिख दिया कि
आपराधिक न्याय प्रणाली की संरचना, तो संरचना लिख दिया और इस तरह से भी आप बना करके से यहां लिख सकते हैं पुलिस, ठीक, और फिर दूसरे लिख सकते हैं न्यायपालिका। तो थोड़ा सा ग्राफिकल टच देंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बढ़िया होगा। जेल प्रबंधन लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप इसे दे सकते हैं। और इसी क्रम में आप न्याय की जो सिद्धांत हैं और जो तीन जो चर्चा में रहते हैं उसको भी आप लिख सकते हैं कि देखिए न्याय प्रक्रिया का पहला सिद्धांत यह है कि निर्दोषता की धारणा है। इसमें क्या कहते हैं किसी अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे उचित संदेह से परे दोषी सिद्ध न कर दिया जाए। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। अभियुक्त को निष्पक्ष एवं सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, जिसमें स्वयं का बचाव करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार भी शामिल हैं। सम्यक प्रक्रिया की हम बात करें तो निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का सही या सम्यक ढंग से पालन किया जाना चाहिए। पूरी न्याय प्रक्रिया तीन सिद्धांतों पर बनी रहती है, ठीक है। तो इन तीनों का भी आप उल्लेख करेंगे थोड़ा सा। अब सुधार के उपाय यानी मेन बॉडी का जो बिल्कुल सेंट्रल आइडिया है, जो प्रश्न का सेंट्रल आइडिया है, उस पर आ जाते हैं, ठीक है। अब मैंने जो ऊपर वाला सेक्शन बताया है आप अपनी सुविधा के अनुसार प्रश्न के शब्दावलियों के अनुसार यानी शब्द सीमा के अनुसार उसे आप लिख सकते हैं। मेरा काम है आपके पास ज्यादा से ज्यादा डेटा इनपुट देना, अच्छे को देना, ताकि आप के पास बेहतर ऑप्शन हो लिखने का। देखो पीड़ित केंद्रित न्याय प्रणाली, ठीक है, जैसे आप जो चाइल्ड है मतलब जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, आधुनिक जो शिक्षा है वो क्या क्या हो गई है, बाल केंद्रित हो गई है। उसी प्रकार जो न्याय जो प्रणाली है वो पीड़ित केंद्रित हो गई है। इस बात को समझने की जरूरत है। जो मॉडर्न जो फिलॉसफी है, चाहे वो शिक्षा की हो चाहे सुधार की हो, उसमें ये जो कोर वैल्यू आपकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब पीड़ित केंद्रित न्याय प्रणाली की मैं बात करूं तो आपराधिक केंद्रित प्रणाली से पीड़ित केंद्रित प्रणाली की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान समर्पित पीड़ित सहायता सेवाएं प्रदान की जाएं, जिसमें न्यायालय में सुनवाई के गारंटीकृत अधिकार के साथ परामर्श, कानूनी सहायता, मार्गदर्शन और पीड़ित प्रभाव का बयान प्रदान करना शामिल है। इससे पीड़ितों को सशक्तता प्राप्त होगी और उनमें अपने कृत्यों एवं उसके परिणामों के बारे में नियंत्रण की भावना पुनः जागृत होगी। केस प्रबंधन और जोखिम मूल्यांकन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी प्रयोग इसमें किया जा सकता है। यानी केस प्रबंधन, समय निर्धारण और पूर्व परीक्षण, जोखिम मूल्यांकन जैसे कार्यों के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग कर सकते हैं, उसकी राह तलाशी जा सकती है। इससे प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो सकेंगी। डायवर्जन कार्यक्रमों के लिए निम्न जोखिम मामलों की पहचान हो सकेगी और मानव संसाधन को अधिक जटिल मामलों के लिए मुक्त किया जा सकेगा। इसके अलावा हम बात करें तो प्रणाली में विद्यमान असमानताओं को रोकने के लिए पूर्वाग्रह एवं एल्गोरिथम संबंधी पारदर्शिता के विरुद्ध मजबूत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। होता क्या है, पहले आपने देखा होगा कि किसी का भी मैनुअल होता था तो केस ऊपर नीचे कर देते थे, यानी जिससे पैसा ले लिया या अन्य दृष्टि से देरी हो जाती थी, यानी वरीयता के अकॉर्डिंग फाइल ऊपर नीचे हो जाती थी, देखा होगा, ठीक है। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप एक सीक्वेंस में उन केसों को देख सकते हैं और ये बहुत अच्छा कार्य हुआ भी है आपका न्यायपालिका में। अब एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, क्यू के अकॉर्डिंग ही केस लगते हैं। तो ये जिस तरह चरण सुधारात्मक आते चले जा रहे हैं, अब उसको और सुधार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग किया जा सकता है। ये इसका मुख्य मुद्दा है। व्यापक पीड़ित और साक्षी संरक्षण है। देखो जो पीड़ित है और जो साक्षी है उसको भी संरक्षण देने की जरूरत है। अब होता क्या है, आपने देखा होगा बहुत से केस में रेप के मामले में पीड़िता के ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप समझौता कर लीजिए, अपना केस वापस ले लीजिए, और वो हर तरह के उस पर थ्रेट दी जाती है, जान से मारने की धमकी भी दी जाती है, बहुत जगह मार भी दिया गया है। अभी मध्य प्रदेश का एक मामला था, एक अहरवाल लड़की थी, ठीक है, नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये कोर्ट का मामला है, क्योंकि आप किसी भी पीड़िता का नाम नहीं ले सकते हैं। तो उसके चाचा भी मार दिए गए और बाद में उसकी भी हत्या हो गई, उसके भाई की भी हत्या हो गई, रेप का मामला था वो, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो न्याय मांगने वाला है वही खत्म कर दिया जाता है परिवार शायद। तो ये चुनौतियां तो है ना। तो व्यापक पीड़ित और साक्षी संरचना,
यानी मलिमत कमेटी। अब यहां पर आपको ये मैंने जो अभी तक बातें बताई उदाहरण से बताई, लेकिन रियलिटी में आपका टेक्निकल पॉइंट है मलिमत कमेटी की रिपोर्ट्स। मलिमत कमेटी जो कि 2003 में गठित की गई थी और उनकी अनुशंसा के अनुरूप पर्याप्त वित्त पोषण और निगरानी के साथ साथ साक्षी संरक्षण योजना 2018 को पूर्णतः लागू करने की आवश्यकता है। तो मलिमत कमेटी का जिक्र करना, साक्षी संरक्षण योजना यानी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का जिक्र करना आपके आंसर की गुणवत्ता को काफी अच्छा बनाएगा, उसकी हेल्थ को काफी अच्छा बनाएगा। प्रदर्शन आधारित वित्त पोषण के साथ कानूनी सहायता है, जैसे कानूनी सहायता के लिए वित्त पोषण बढ़ाना और कानूनी सहायता प्रदाताओं के लिए प्रदर्शन आधारित प्रणाली स्थापित भी की जानी चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर लिखिएगा। इससे प्रभावी प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहन मिलेगा और यह सुनिश्चित होगा कि वंचित पृष्ठभूमि के प्रतिवादियों को गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता प्राप्त हो। आगे चलें, अगले पॉइंट की बात करें। मैंने बहुत टॉप पॉइंट इसमें रखे हुए हैं, जैसे जमानत सुधार और विचाराधीन हिरासत में कमी को लाना। ठीक है, यानी देखिए अब किसी ने आरोप लगा लिया, आरोप लगाने का अर्थ यह तो होता नहीं है कि आप अपराधी हो गए। ट्रायल होता है, जज न्यायपालिका उसको देखती है, एक पूरी प्रक्रिया है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है, तो विधि आयोग की 268वीं रिपोर्ट में जो कि 2017 में हिरासत की अवधि को कम करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने का आह्वान किया गया था कि जहां संभव ना हो, जरूरी नहीं है कि वहां जेल भेजा जाए, जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी जेल भेजा जाना चाहिए। इस मामले में यह सिफारिश की गई थी। यह निष्कर्ष दिया गया कि इसे रोकने के लिए जमानत से संबंधित कानून पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। न्यायपालिका में लैंगिक संवेदनशीलता को अपनाना, न्यायपालिका में ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी न्यायिक अधिकारियों के लिए अनिवार्य लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण, न्यायिक शिक्षा में लैंगिक दृष्टिकोण का एकीकरण, लैंगिक रूप से पक्षपातपूर्ण टिप्पणियों के लिए न्यायाधीशों को भी जवाबदेह ठहराने की व्यवस्था कायम की जानी चाहिए। अब होता क्या, ये कोई भी महिला है उससे जिस तरह से कमेंट पास कर देते हैं, जब भले आप और हमको लगता होगा कि ये बहुत सामान्य सी बात थी, लेकिन जो पीड़ित होती है ना उसके ऊपर बहुत ये बातें तीर की तरह चुभती हैं। वकील भी पूछ लेते हैं, जज भी कभी कमेंट कर देते हैं, तभी तो ये मैटर आया है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जज हो और चाहे वकील हो, जो भी इस प्रोसेस में लगे हुए लोग हैं, उन्हें लैंगिक रूप से संवेदनशील होना चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम में स्पेशली इसको शामिल भी किया जाना चाहिए। लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक जो भेदभाव है, इसको डिटेल में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाना भी चाहिए। लैंगिक संबंधी रूढ़िवादिता पर हाल ही में प्रकाशित सुप्रीम कोर्ट हैंडबुक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और ध्यान रखना, आप जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं इस बार, तो ये मत सोचिएगा जजों पर टिप्पणी नहीं है। रियलिटी में ये लैंगिक संबंधी रूढ़िवादिता पर जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की हैंडबुक में है। ये तो ये जब डेटा आप डालेंगे, निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है वो बहुत बढ़िया उत्तर के रूप में एग्जामिनर के सामने होगा। और जब इन चीजों का डेटा को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे ग्राफ मैप के द्वारा, तो निश्चित रूप से ये मान लीजिएगा कि आप औरों से भले आप 2 नंबर ज्यादा पाएं या 1.5 नंबर ज्यादा पाएं, लेकिन पा जाएंगे। और इस तरह से अगर आपने किसी में आधा, किसी में 1 नंबर का सीक्वेंस बना लिया, एवरेज एक पेपर में 10 नंबर भी आप बढ़ा ले गए, तो अन्य स्टूडेंट से ये 10 नंबर आपको किसी न किसी रूप में तो लाभ पहुंचाएंगे। अब बात करें कारागार को लेकर के, तो कारागार यानी जेल का जो प्रशासन है, तो न्यायमूर्ति अमिताभ राय समिति की अनुशंसा के अनुरूप जेलों के भीतर विचाराधीन कैदी, दोषसिद्धि और पहली बार अपराध करने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से पृथक रखने की आवश्यकता है। यानी इस कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि जो दोष सिद्ध हो चुके हैं जेलों के भीतर, एक तो विचाराधीन होते हैं, एक होते दोष सिद्ध होते हैं, और एक होते पहली बार अपराध करने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से पृथक रखने की आवश्यकता है। और इसमें क्या, अदालत में पेशी और अस्पताल में जांच के दौरान भी इन्हें पृथक ही रखना चाहिए। तो देखिए, जेल का मतलब किसी को यह नहीं है कि तुम्हें ठूस दिया और तुम्हें रहना है। जेल का अर्थ सुधार भी लाना है, व्यक्ति के जो व्यक्तित्व में सुधार भी लाना है। गलती कर दी, हो गई, सजा काट रहा है, लेकिन उसके बाद वो छूट के जाएगा, तो वो जेल में ऐसा ना हो जाए कि बाहर जाकर फिर अपराध करने लगे। तो जेल का काम, जेल प्रबंधन का जो कार्य है वो सुधार लाना भी है, कैदियों के व्यक्तित्व को भी निखारना है, उनके व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होता है। ठीक है, तो समिति ने यह जोर दिया था कि कारागार प्रशासन को आयुष्मान भारत की योजना
राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का भी व्यापक रूप से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आंसर लिखें और फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में ना लिखें, तो प्रश्न हमेशा अधूरा ही माना जाएगा, चाहे आप कितना भी डेटा डाल देना, कितनी समितियों का उल्लेख डाल दीजिएगा। समर्पित न्यायाधीशों द्वारा फास्ट ट्रैक न्यायालयों का पुनरुद्धार करने और फास्ट ट्रैक न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना की आवश्यकता है, जहां बाध्यकारी समय सीमा निर्धारण और मामलों की निगरानी एवं शीघ्र निपटान के लिए केस प्रबंधन प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। ये बहुत अच्छी शब्दावलियां हैं, कोशिश करिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इन्हें आत्मसात करें, याद कर सके। राजनीति के आपराधिकरण से निपटना, ध्यान रखना भी जो नेताओं के और पुलिस का जो गठजोड़ हो जा रहा है, अपराधियों का और पुलिस के साथ जो गठजोड़ हो रहा है, ये बड़ा चुनौती बना हुआ है। अब राजनीति के अपराधिकरण से निपटना है तो इसके लिए बोहरा समिति ने 1993 के अपनी कुछ सिफारिशें दी थी, तो उसके निष्कर्ष के अनुसार राजनीति के अपराधिकरण से निपटने के लिए एक समर्पित संस्था के गठन की आवश्यकता है। इस संस्था को विभिन्न स्रोतों से खुफिया जानकारी एकत्रित करने, राजनेताओं, नौकरशाहों, अपराधियों और असामाजिक तत्वों के बीच गठजोड़ की जांच करने और संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। और ऐसी संस्था राजनीतिक प्रणाली को आपराधिक प्रभावों से मुक्त करने तथा जनता का विश्वास पुनर्बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब आपने देखा होगा, एक लखीमपुर खीरी में वो चढ़ा दिया, एक जीप थार थी और उसने किसानों के ऊपर चढ़ा दी थी, और राजनीति प्रभाव से उस पर ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई, बहुत ज्यादा मामला उठा तो थोड़ा बहुत दिखावे के लिए कार्रवाई हो गई, वो भी न्यायपालिका की बदौलत हो गई। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से जांच प्रक्रिया धीरे धीरे चलाई, तो निश्चित रूप से ये राजनीति के अपराधी को संरक्षण देने की प्रवृत्ति का एक क्या कहते हैं, घटिया से घटिया उदाहरण था। मतलब संविधान है, एक व्यक्ति ने एक जनता किसानों के ऊपर थार चढ़ा दी, मार दिया उनको, और पुलिस उसको धीमे गति से जांच कर रही है। तो राजनीति के अपराधीकरण को संरक्षण, ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण का अगर देखा जाए तो ये बड़ा खतरनाक उदाहरण था, नहीं होना चाहिए था सर। पुनर्स्थापनात्मक न्याय को बढ़ावा देना, माधव मेनन समिति, इस मामले में कौन सी माधव मेनन समिति है, 2007 में गठित हुई थी। इस कमेटी के सुझाव के अकॉर्डिंग है जो रेस्टोरेटिव जस्टिस है, पुनर्स्थापनात्मक जो न्याय है, इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह दृष्टिकोण केवल दंड देने की बजाय अपराध से होने वाली क्षति के उपचार, यानी जो हीलिंग द हार्म है, उस पर केंद्रित है। अब निष्कर्ष की हम बात कर लें तो निष्कर्ष देखिए, भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए जा सकते हैं, जैसे न्यायालयों का आधुनिकीकरण, यानी ऊपर जो सेंट्रल आइडिया लिखा है उसी को पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पुलिस सुधार, जमानत प्रक्रिया में सुधार, जेल सुधार और कानूनी सहायता की उपलब्धता बढ़ाना। इन उपायों से न केवल न्याय प्रणाली अधिक प्रभावी और त्वरित बनेगी, बल्कि समाज में कानून का शासन भी मजबूत होगा। सुधारों के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हर नागरिक को न्याय की समान और त्वरित प्राप्ति सुनिश्चित होगी। इन सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करके ही हम एक न्याय संगत और सशक्त समाज की नींव रख सकते हैं। अब देखो, ये आप इसको आधा कर दीजिए तो संक्षेपण हो जाएगा। तो देखना क्या आपका क्या होगा, हिंदी में जो संक्षेपण आता है पीसीएस में, वो हो गया आपका। निष्कर्ष को आप कंसल्ट करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे शब्दों का चुनाव करेंगे, है ना। और एक बड़ी आप लोगों की समस्या है कि मैं जो वीडियो बनाता हूं, कम से कम आप उसको लिख करके ग्रुप में डालिए ना। पैसे दिए हैं, फीस जमा की हुई है, तो इसका उपयोगिता ये है, जिम्मेदारी ये है कि आप इसका आंसर फॉर्मेट में अपने अकॉर्डिंग लिख करके मुझे दीजिएगा, तभी तो मैं चेक कर पाऊंगा। और केवल 7 से 8 ही लोग मुझे भेजते हैं, है ना, तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना। आगे इस बात को जारी रखिएगा। और हाँ, यहीं तक है, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये मैं लगातार अपनी क्षमता को बढ़ा रहा हूँ, और अचानक आप सोचिए कि काफ़ी बच्चों ने जिस तरह से इंक्वायरी किया हुआ है, और मैंने पूरे उसको ऐप को, जो मेरा कोर्स था, तो मैंने उसको डिज़ाइन किया हुआ है ताकि परफेक्ट सेम में आपको दिखाई दे, इसलिए एक दिन आपको लग गया। ध्यान रखिएगा, ये मेरी प्रॉब्लम थी, तो मैं जो फीस की जो छूट है वो भले 2 दिन बढ़ा दूंगा आपको, इसकी चिंता मत करिएगा। लेकिन वीडियो देखते रहिएगा। आप जानिए कि हम लिखते हैं
और तुरंत के तुरंत अपडेट करते हैं। ये करें कि पहले का कोई रिकॉर्डेड है और उसको हम लिख के आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल आपको मिलेगा। और ये मान लीजिएगा, प्री बहुत आसान है, आसानी से निकल जाएगा, लेकिन मेंस के लिए आपको लिखना ही पड़ेगा और लिखने की प्रैक्टिस 3-4 महीने में नहीं आती है। आप अभी से मेहनत करिएगा। धन्यवाद।